नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज फिर से देखो, रिवीजन की क्लासेस आपके हर रोज आएगी, चाहे छोटी चाहे बड़ी क्लासेस हर रोज मिलेगी। और करंट अफेयर्स की क्लास मैं सुबह दे चुका हूं फरवरी माह की, जनवरी तक का पहले करवा चुका था, फरवरी माह की दी है तो देख लेना। सुबह जो दी है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से बहुत मेहनत के साथ में दी है, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सारी सब कुछ सामग्री एक ही जगह मिल जाएगी। इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं चूंकि सेकंड ग्रेड का, लेकिन ये क्लासेस अन्य सबके लिए भी काम आएगी, जैसे जूनियर अकाउंटेंट, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड जो भी दे रहे हैं सब में समान ही है। और इस एमसीक्यू क्लास यानी कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके अंदर, लेकिन बहुत शानदार तरीके से आपको मैं इसमें कवर करवाने वाला हूं। कोपेन, त्रिवार्ता, थॉर्नवेट सारे वापस अपन पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो रामबाण है ही, आपके 30 जुलाई को एग्जाम है तो रिवीजन करना है आपको। चलिए, समय बाद में बातें करेंगे अपन, अभी जो है अपन क्लास का आनंद लेते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्न में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? देखो, ये जो मावट होती है ना, जो नए विद्यार्थी है, नए तो क्या होंगे, सेकंड ग्रेड तो ज्यादातर मतलब वो ही दे रहे हैं जिनके 40% सेकंड पेपर में है और पढ़ चुके थे। ठीक है, तो मावट क्या है? शीतकाल में होने वाली वर्षा है, शीतकालीन वर्षा, इसको कहते हैं मावट। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। तो एक इसका दूसरा नाम और है, मावट का दूसरा नाम क्या है? इसे कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स। क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स। अच्छा, गोल्डन ड्रॉप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रबी की फसल के लिए, कौन सी फसल? रबी की फसल के लिए लाभदायक है। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, और ये जितने प्रश्न मैं शामिल कर रहा हूं ये कहीं ना कहीं पूछे हुए प्रश्न है और ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? रबी की फसल के लिए लाभदायक है। 3 तरह की फसलें होती है, रबी, खरीफ और जायद, जिसमें से 2 मुख्य हो गई, रबी और खरीफ। यानी कि सर्दी के अंदर जो बरसात होगी वो कौन सी फसलों के लिए होगी? रबी की फसलों के लिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए इसमें कि रबी में कौन कौन सी फसलें आती है। तो जो जितने जिजिडियंस हैं और जितने रेगुलर मुझसे पढ़े उन्हें बहुत अच्छी तरीके से एक ट्रिक याद होगी जो करवाई थी, रबजी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमराई से सर से पकड़ तारे पर फेंक दे। और खरीफ की थी, खरीफ चचा वार वार कह रहा कि गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। मुझे जन्मों जन्मांतर से याद है, जन्मों जन्मांतर यानी कि ऐसे लगता है कि काफी समय याद है और वापस देखनी नहीं पड़ती। तो जिनको याद है उनके सवाल गलत नहीं हो सकता। तो रब जी अगर चाहे, जी यानी जीरा, ठीक है, फिर अलसी, ग से गेहूं। ठीक है, तो ये गेहूं देखो ये तो आ गई। अब इसमें क्या पूछा है? लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? ठीक है, यानी कि बाकी को लाभ मिलता है, एक जो इसमें दे रखी है वो उसको लाभ नहीं मिलता। तो इसमें से अपन को रबी रबी की अलग कर देनी है, जो रबी की नहीं है वो इसका उत्तर है। तो देखो, गेहूं तो रबी की है तो इसका उत्तर नहीं होगा, चना भी रबी की फसल है, इसका उत्तर नहीं होगा, सरसों भी इसकी है तो इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा मूंगफली। यानी मावट का मूंगफली और मक्का, इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है ये खरीफ की फसल है। कौन सी है? खरीफ की फसलें हैं, मूंगफली हो गई, मक्का, ये खरीफ की फसलें हैं, तो इसमें इनको लाभ नहीं मिलता है। बाकी गेहूं, चना, सरसों ये सब जो है रबी की फसलें, इनको लाभ मिलता है। तो कौन सी लाभार्थी फसल नहीं है? कौन सी नहीं है पूछा ना, तो इसका उत्तर है मूंगफली और मक्का। अच्छा, मावट की बात कर रहे थे, तो मावट जो है, चलिए और साथ में बता दूं, ये मावट यानी कि शीतकालीन जो वर्षा है ये भूमध्य सागर से उठती है। ठीक है, भूमध्य सागर, या आप कह सकते हो कैस्पियन सागर। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी और भी आगे भी प्रश्न है अपने इससे रिलेटेड, तो उसको देखेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? अच्छा, ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ना, ये भी वही है, पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा भी मावट ही कहलाती है। विक्षोभ का मतलब होता है तूफान। अभी आया था अपने बीपर जो है, पता ही है ना, अभी तक हमारे तो मतलब इस तरफ पश्चिमी राजस्थान वालों के बीपर जो है ना, जॉय छोड़ा ही नहीं, पूरा बीपर जो है मतलब जॉय लेके गया साथ में। लोगों के घरों में 3-3 फीट पानी भर गया था, बहुत कंडीशन इस तरफ खराब हुई थी। जहां जहां सुमेरपुर के अंदर हमने नहीं देखा अपनी जिंदगी के अंदर कि यहां की भी कभी पानी भर सकता है, वहां भी पानी भरा।
तो ये था बीपर जॉय, जिसने मतलब जॉय नाम की कोई चीज ही नहीं छोड़ी। तो ये क्या होते हैं, विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, जो मैंने आपको बताया वही, अभी वही चीज ध्यान रखनी है कि कहां से उठते हैं ये, भूमध्य सागर, कहां से उठते हैं, भूमध्य सागर से उठने वाले। तो इसमें क्या पूछा है कि वर्षा किन महीनों में होती है। देखो ये जो जुलाई अगस्त में जो वर्षा होती है, आत्रे के उगोर है कि नजर लागी के एकदम से पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है। तो यहां पे ध्यान रखना है, जुलाई और अगस्त में तो देखो चौमासे वाली वर्षा है, क्लास तो बीच में छोड़ूंगा तो नहीं। जुलाई और अगस्त में जो होती है वो चौमासे वाली वर्षा है, ठीक है ना, जिसमें से भी चौमासे वाली यानी कि जो अपने मेन वर्षा होती है, जिसमें से भी यदि आप ध्यान रखोगे तो जुलाई के अंदर सबसे ज्यादा 34% और अगस्त के अंदर इसके बाद 33%, यानी कि ये 2 महीने जो हैं इनमें सबसे ज्यादा वर्षा तो होती है, अपने मुख्य जो वर्षा होती है। लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ वाली कौन सी है, ये शीतकालीन वर्षा है, ठीक है ना। तो शीतकालीन वर्षा के लिए आपके कौन सा आएगा, शीतकालीन। सर्दी कब पड़ती है, दिसंबर जनवरी के अंदर, और यही वही रबी की फसलों के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रबी की फसल के लिए शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा हो रही है वो शीतकालीन है, और शीतकालीन वर्षा अपने दिसंबर जनवरी के अंदर जो देखने को मिलती है। और ये भी सबसे ज्यादा जो है उत्तरी भारत और उत्तरी राजस्थान, वहीं पे फायदा पहुंचाती है। मावट जिसको कहा जाता है, मारवाड़ी में कहते हैं मावटो, ठीक है, क्या वो वर्षा थोड़ी है, वो तो मावटो है, यूं क्या करे। और अगर थे मतलब देसी भाषा थोड़ा बहुत शब्द भी ध्यान सुन लो ना, तो थारे काम निकल जाए, आधा परीक्षा में आ जाया करे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। तो मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी, कल की क्लास जिसने नहीं देखी है देख लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जो क्लासेस लेता हूं वो मतलब टाइम पास तो अपने बिल्कुल ही नहीं करते हैं, और लगभग जो है वो विद्यार्थियों के हित में ही क्लासेस रहती है। तो मान लीजिए ये राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान के अंदर ये यहां से निकलती है आपके अरावली, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, ये अरावली का विस्तार है। तो अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। वैसे वैसे राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली जो वर्षा रेखा पूछेंगे वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। तो राजस्थान को कौन सी है, 50 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे प्रश्न क्या है, यहां है रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन, यानी कि है रेगिस्तान की बात है। रेतीले शुष्क यानी बिल्कुल जैसलमेर साइड वाला एरिया है, ठीक है, और थोड़ी सी अर्ध शुष्क यानी ये बीकानेर नागौर वाला ये एरिया, यानी राजस्थान को 2 भागों में जो रेखा बांटेगी यहां पे उसकी बात हो रही है। तो राजस्थान को 2 भागों में यहां से ये रेखा निकलेगी और इसे कहा जाता है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो इसमें उत्तर आप लोगों के क्या हो जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन क्या कहते हैं, जिसको मिलाने वाले जो चीज होती है, तो ये संक्रमणकालीन है, इन दोनों को मिलाने वाली। यहां पे ये इसका उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इनको अलग करती है, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और इनकी मुझे नहीं लगता कि आपको इनकी पीडीएफ देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही पढ़ो, ये रिवीजन है सिर्फ, है ना। जो इंपॉर्टेंट लगे क्लास को पॉज करके और उसको नोट डाउन कर सकते हो। इनकी पीडीएफ की आपको, मेरे को नहीं लगता कि वस्तुनिष्ठ वाले की जरूरत पड़ेगी, फिर भी जरूरत पड़ेगी तो देख लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। निम्न में से कौन सी जलवायु, अब ये एबीसीडी EFGH ये जो BWHW ये जो भाषा आती है ना, देखो अपार मारवाड़ी देसी ठहरिया माने देसी जो है एडी भाषा नहीं लेता, अंग्रेज जब आया ना बीच में तो BWHW और ये सब स्टूडेंट रे भेजा, हमारी बढ़ा दी। पहली बार जब इसके प्रश्न आए तो बहुत हाहाकार मच गया था कि अरे यार ये कैसे प्रश्न, फिर तो कॉमन से हो गए। तो ये जहां जहां आएंगे तो या तो कोपेन भाई साहब आएंगे, या त्रिवार्ता आएंगे, या थॉर्नमेट आएंगे। अब ये BWHW यानी पीछे भी W है तो कोपेन है, यदि पीछे W नहीं होता तो आपके थॉर्नमेट आ जाता, ठीक है ना, त्रिवार्ता आ जाता। यहां पे जो है
ये ध्यान रखना, निम्न में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो देखो ये तो पाई जाती है, BWHW कोपेन के अनुसार है, ये नहीं है, इसका उत्तर है ये, क्योंकि BSKW तो है ही नहीं, BSHW जरूर है, CWG ये भी कोपेन के अनुसार है, और AW ये भी कोपेन के अनुसार है। और कोपेन ने ये वर्गीकरण दिया था 1918 में, और इसके अंदर संशोधन एक हुआ था, वो भी यदि ध्यान रखो तो रख लेना, वो हुआ था 1953 के अंदर, ठीक है ना, ये संशोधन हुआ था। और इनका जो वर्गीकरण था वो वनस्पति पर आधारित था, वनस्पति पर आधारित था। एक त्रिवार्ता का जो है वो ज्यादा वर्षा पे आधारित रहा है, बाकी थॉर्नवेट और कोपेन इन दोनों का वनस्पति पर आधारित रहा है, ठीक है ना, ये चीज इस तरीके से ही ध्यान रखनी है। और बताऊंगा आज आपको लास्ट में कोपेन त्रिवार्ता और थॉर्नवेट पूरा बहुत बढ़िया तरीके से नक्शे से बताने वाला हूं, तो अंत तक क्लास आपके फायदे वाली रहने वाली है, ठीक है। अगला प्रश्न, आक, खेजड़ी, रोईड़ा, बबूल, कंटीली झाड़ियां, फोग आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? अब पहले तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि अपने राजस्थान के अंदर जो जलवायु क्षेत्र है उसमें ये सारी, यानी कि ये कौन सी वनस्पतियां हैं, इनको कहा जाता है जीरोफाइट्स। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स, यानी कि मरुद्भिद, ठीक है ना, जीरोफाइट्स। ये इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। या फिर इसे क्या कहा जाएगा? मरुद्भिद। अब ये कहां पाई जाएगी? ठीक है, ये राजस्थान है, जैसे बार बार देखो अपन नक्शा नहीं बनाएंगे, ये राजस्थान है तो ये पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है ना, पश्चिमी राजस्थान है। और यहाँ पे ये जो एरिया पड़ता है ये आपके कैसा है? बिल्कुल ही सूखा, दोरे हैं, दोरे, दरियन, पैराबोलिक वगैरह जो भी स्तूप कह दो आप, वो सारे यहाँ के यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी वनस्पति होगी? जिसकी जड़ें जाएगी बहुत गहरी, पत्तियां होगी नहीं, वाष्पोत्सर्जन कम हो, कंटीली झाड़ियां होगी। तो यहाँ पे ये जितनी भी देखोगे ना आप, अब इसके अंदर ऑप्शन देखो, इंटरेस्टिंग है, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र और अर्ध शुष्क जलवायु। अब यहाँ पे है ना, बिल्कुल देखो शुष्क जलवायु दे नहीं रखा, तो आसपास वाला ऑप्शन देखना होता है, हमेशा प्रश्न ऑप्शन के अनुसार सही होता है। तो यहाँ पे आपके ये दे रखा है, तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या है? अर्ध शुष्क जलवायु। अब देखो एक बात बताऊं मैं आपको, यदि पूछे कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो या तो आप करके आओगे उपोष्ण, दिया होगा तो उपोष्ण करके आओगे, ठीक है, या फिर आप करके आओगे शीतोष्ण, दोनों एक ही चीज है। लेकिन आपको यदि दे दे कि उष्ण, तो आप उष्ण को नहीं करके आओगे, ठीक है। क्यों नहीं करके आओगे? उष्ण सिर्फ पाई जाती है कहां? जहां से कर्क रेखा निकलती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जहां से कर्क रेखा निकलती है राजस्थान में सीधी, जहां सूरज की किरणें पड़ती है वहीं पे उष्ण है। यानी कि राजस्थान की 99% ये जलवायु 99% तो है शीतोष्ण, और ये 1% है उष्ण। समझ में आ गई तो बढ़िया चीज है, लेकिन उष्ण कभी करके मत आना, ठीक है। शुष्क जो है जलवायु अपने पश्चिमी जो रेगिस्तान राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर साइड, यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे ये सारी झाड़ियां पाई जाती है, ठीक है। अपने रोहिड़ा राज्य पुष्प है, खेजड़ी राज्य वृक्ष है, ये तो मेरे को लगता है सभी को ध्यान होगा, बताने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़नी चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या? नेक्स्ट प्रश्नों का भंडार है। जब क्लास आप अटेंड कर ही रहे हो रिवीजन की दृष्टि से, तो निश्चित रूप से रिवीजन होना चाहिए दबा के, ठीक है। तो देखो अब राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? अब ये प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना, 57.51 सेंटीमीटर राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। यही चीज यदि आपको भारत के संदर्भ में पूछी जाती, बताओ देखे थे, देख तो रही हो क्लास है ना, कमेंट भी फालतू के करो, इससे बढ़िया तो इससे रिलेटेड करना। यदि भारत की कहते तो 108 या ऑप्शन मिल सकता है 118, दोनों ही मतलब अलग अलग किताबों में पढ़ने में आते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने क्या ध्यान रखना है, राजस्थान की पूछे तो 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान के जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है, वायुदाब के मामले में एक चीज होती है वो ध्यान रखना कि जहां पे ताप ज्यादा होता है, ताप ज्यादा, वहां दाब कम होगा, दाब कम होगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। और अपन जो वायुदाब की पेटियां पढ़ते हैं उसमें यही फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है। फिर आपको कोरियोलिस बल है, फेरल का नियम है, सारे समझ में आ जाएंगे। लेकिन ये पढ़ लिया तो फिर धाराएं वाराएं सब, मैंने सारी क्लासेस पढ़ाई और विद्यार्थियों जिन्होंने पढ़ी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनके सारे कंसेप्ट क्लियर, और उनके इससे रिलेटेड सवाल गलत नहीं होते,
ठीक है ना। जो नए हैं वो भी देख सकते हैं, सारी क्लासेज यूट्यूब पे ही है, कहीं कोई ऐप में क्लास नहीं है, सारी क्लासेज यूट्यूब पे, पूरे पूरे नंबर वाइज पूरी पूरी क्लासेस पढ़ी, पूरे पूरे बैच पढ़े हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, ताप ज्यादा है और दाब कम, ये हमेशा फॉर्मूला ध्यान में रखना यदि वायु दाब के प्रश्न सही करने हैं। अब जैसलमेर, आपको क्या लगता है जैसलमेर में क्या होता है, तापमान अधिक होता है तो दाब कैसा होगा, कम होगा, न्यूनतम वायु दाब होगा। तो यहाँ पे ये देखो न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में हो सकता है जैसलमेर। ताप ज्यादा दाब कम, दाब ज्यादा ताप कम, हमेशा ही यही चीज होगी। बीकानेर के आसपास की जलवायु को वर्णित कर सकते हैं किसमें, गर्म मरुस्थल। अब मरुस्थलीय क्षेत्र ही है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इस तरफ ये सारा मरुस्थलीय है। और ये प्रश्न ये भी सारे के सारे आए हुए प्रश्न है, ठीक है ना, इनको हल्के में नहीं लेना है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, अब स्थान पूछा है तो यहां पे आएगा आपके माउंट आबू। अब माउंट आबू कहां है, थे इतना ही भोला नहीं हो के वो नहीं बता सको कि माउंट आबू कटे, क्यों माउंट आबू के कारण तो पूरा सिरोही जो है ए लेनो चाहता गुजरात वाला खुदरे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद लेना चाहता, ठीक हो भलो हो गोकुल भाई भट्टरो, राजस्थान का गांधी भी कहलाया जी का प्रयासों ए अपन मिल गया, ठीक है। ये कहां है, सिरोही के अंदर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, वो भी यहाँ। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, उड़िया का पठार, वो भी यहाँ, ठीक है। देलवाड़ा के जैन मंदिर, वो भी यहाँ। राजस्थान की सबसे गहरी झील नक्की झील, वो भी यहाँ। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील, वो भी यहाँ। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य माउंट आबू अभ्यारण्य, वो भी यहाँ। सबसे सुंदर छिपकलियां पाई जाती है जिस अभ्यारण्य में, वो भी यहाँ। सबसे ज्यादा वनस्पतियां पाई जाती है, वो भी यहाँ। बोलो, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, वो भी यहाँ। अब माउंट आबू से संबंधित आपको कितनी सारी चीजें पढ़ाई, दूध बावड़ी भी यहाँ, बहुत सारी चीजें, जितना पढ़ोगे उतना देखो है। ज्ञान तो अनंत है, ज्ञान अथा है। अब अपने क्या है कि माउंट आबू की थोड़ी सी बता दें आपको कि यहाँ पे जो वर्षा के दिन बताए जाते हैं वो 48 दिन है, ठीक है। कि यहाँ पे जो वर्षा होती है, जितने दिन वर्षा होती है, अपने राजस्थान के अंदर औसत वर्षा के दिन कितने पता है, अब इतनी मतलब व्याख्या कर सका इनकी हद ही कौन है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा के दिन 29, ठीक है, 29 दिन। अब माउंट आबू के अंदर सबसे ज्यादा 48 दिन कहते हैं कि वर्षा होती है, ठीक है। और झालावाड़ यदि जिला पूछे तो फिर झालावाड़ में 40 दिन बताते हैं। यहां पे क्या बात हो रही है, किस स्थान पर, तो माउंट आबू के अंदर 48 दिन। और यदि पूछे सेंटीमीटर में तो 150 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे औसतन होती है, ठीक है। और झालावाड़ में पूछते तो 100 सेंटीमीटर और 40 दिन। याद रह जाए, नहीं रहे तो भी रखना है क्योंकि एग्जाम देना है, ठीक है। थाने एग्जाम निकालना है, मारे तो काटना नहीं है, तो थाने याद रखना बहुत जरूरी। चलिए भैया आगे बढ़े। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति है, कौन सी स्थिति के कारण है, क्योंकि ये मानसूनी हवाओं के समानांतर है। क्या है उसमें ऑप्शन था यही, मानसूनी हवाओं के समानांतर, ठीक। चलिए मैं मिटाता हूं थोड़ा सा यहां ताकि आपको बता सके। भाई राजस्थान तो अपन बार बार बनाना ही पड़ी, भूगोल पढ़ा नहीं, और राजस्थान बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये यही है, और मेरे को तो यही लगता है, और बन भी जाता है सही, थोड़ा बहुत रहता है अंतर। अब पर के हमें अवार्ड लेना है नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट ही बना लो। अरावली कैसे है, यहां पे क्या है, यहां क्या है, हमको यूं मत कह दे हो कि गुरुजी यहां तो मध्य प्रदेश है, समझने के लिए है, भारत के हिसाब से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे अब किसी को ये भी याद नहीं रहना कि अरब सागर इस तरफ है या बंगाल की खाड़ी उस तरफ है, तो एबीसीडी तो सबने आया था ना, जी तरफ ए आई, बी तरफ अरब सागर है, जी तरफ बी आई, बी साइड बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना, इतो तो याद रख सको, ठीक है। अब सबसे पहला प्रवेश राजस्थान के अंदर जिस मानसून का होता है वो अरब सागरीय मानसून। अब अरब सागरीय मानसून आता है यहां से, अब ये इसके समानांतर है तो पूरा कहीं निकल जाता है। हमको ये आड़ी दिन उबो है ना, अरावली आड़ी दिन उभी रहे और रुक 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 बरसात होनी, तो पछे बरसात पट हुई, और आड़ी दिन उबो कौन, और तो यूं उबो है अबूटो, तो सीधी सीधी पहाड़ों निकल जाया करे, ठीक है। नहीं अरावली पहाड़ों सीधो सीधो चुपचाप मानसून निकल जाए, बरसात करे कौन, तो यहाँ पे ये बारिश हो नहीं पाती है, सीधे निकल जाती है समानांतर। और यहां से जो बंगाल की खाड़ी वाले जो मानसून आता है उसके बिल्कुल अरावली ऐसे खड़ा है, बिल्कुल अड़ो मतलब रोक वो है, वहां पे इसको बरसना ही पड़ता है, ठीक है ना।
तो यहां से ये बरसात यहाँ पे ज्यादा होती, समझ जाओ कि कैसे भी समझो, समझना हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये कारण है इसका। रही बात, आगे बढ़े। राजस्थान में सर्दियों में वर्षा मुख्यतः आती है पश्चिमी हवाओं से। अब कैसे पश्चिमी हवाओं से, कैसे? क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अभी अपन ने पिछले प्रश्न में देखा, ठीक है, तो पश्चिमी हवाओं से आती है। अगला प्रश्न, अर्जा भाई क्या मैसेज आ रही हो? तो किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? ठीक है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्या बताया? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी उत्तर पश्चिम में है आपके इस तरफ। देखो दिशा कभी भी ध्यान रखनी है ना, उत्तर दक्षिण है ना, ये पश्चिम और ये पूर्व। अब उत्तर पश्चिम यानी कि इस तरफ क्या है अपने जैसलमेर है, और बताया क्या दक्षिण पूर्व यानी कि इस तरफ क्या है, दक्षिण पूर्व में झालावाड़ है। तो दिशा कैसे पता चलेगी कि इस दिशा में वृद्धि होती है? आई बात समझ में? हमें नहीं आया तो माटो फोड़नो पड़ी पिचकी नहीं, है ना। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, यह तो सही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, और यहाँ पे बताते हैं कि 40 दिन वर्षा हो जाती है, ठीक है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, बिल्कुल सही है। यहाँ बताते हैं कि 5 तो दिन होती है, ठीक है, 5 दिन वर्षा होती है, ये बताया जाता है। और सेंटीमीटर की कौन 10-20 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक बीहड़ वाली भूमि भरतपुर ना ओई है, उत्तर ओई है, ठीक है, भरतपुर के अंदर नहीं है। सर्वाधिक बीहड़ वाली भूमि यदि आपको कहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि धौलपुर कहां कहां है, और पता है करौली और सवाई माधोपुर, यहां पे बीहड़ भूमि ज्यादा है। अच्छा ठीक है, बीहड़ भूमि कौन सी नदी के किनारे ज्यादा है? वो है चंबल नदी के किनारे। इस बीहड़ भूमि को यानी कि और किस नाम से जाना जाता है? उत्खात भूमि, उत्खात भूमि। यानी कि कोई अंग्रेज पेपर बनाने बैठ जाए तब आपको क्या कहेगा? बैड लैंड्स, ठीक है, यान कह दिया करे। मतलब आजकल यूं जमाना सही है कि नहीं है क्या बता, लेकिन यूं है कि अंग्रेजी में शब्द दे देते हैं। तो बैडलैंड से सवाल आया हुआ है, उत्खात भूमि से आया हुआ है। सर्वाधिक कंदराएं, सर्वाधिक बीहड़, ये सारी चंबल निर्माण करती है। सर्वाधिक सतही जल वगैरह सब कुछ चंबल नदी सबसे अपने क्या है, सबसे ज्यादा देखो पानी चंबल के अंदर ही तो अपने जाके बनास वनास मिलती है। आगे अफवाह के प्रश्न आएंगे तब और बताएंगे। विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न अच्छा है, लगाओ दिमाग, ठीक है। मैं पानी थोड़ा गलत तर्क कर लेते हैं, लगाओ। विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन सही बताओ, देखा मैं कमेंट बॉक्स देखो, बताओ देखे। सब पहला तो ओ ध्यान होना चाहिए कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसको पृथ्वी कहा जाता है, कि गुरुजी आकी नवादी करिए थे, और सब नहीं ध्यान है ना। ये ध्यान होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान होना चाहिए कि बीच में से जो अक्षांश रेखा काटेगी उसको विषुवत रेखा कहा जाता है, कि गुरुजी वो भी ध्यान है कि नवी बात करी। चलिए, तो ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो है वो कर्क रेखा है। ये कौन सी है? ऊपर वाली कर्क, नीचे वाली मकर। तो यहां विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पे क्या होता है? अब इसमें से उत्तर बताओ क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूं पहले थ्योरी, फिर बाद में उत्तर तो निकल ही जाएगा। विषुवत रेखा पे क्या होता है कि रोज तो बादल बनते हैं और रोज ही बरसात होती है, मानसूनी प्रभाव मतलब ज्यादा रहता है, तापमान का कोई पता ही नहीं चलता। और यहां पे क्या पूछा है? तापांतर। तापांतर यानी कि क्या है? ताप का अंतर। और यहां पे मतलब विषुवत रेखा पे तो सीजन में मौसम का कोई मतलब ही नहीं है, हर रोज ही बरसात होती है, तो मतलब एक जैसा ही रहता है। तो ताप का अपने यहाँ तो जैसे सर्दी पड़ गई, गर्मी पड़ गई, तो ताप का अंतर हो गया। तो यहाँ विषुवत रेखा पे तो कोई नहीं, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, यानी दूर जाएंगे, या तो इस तरफ जाएंगे या फिर इस तरफ जाएंगे, तब क्या होगा? तब क्या प्रभाव पड़ेगा? तापांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापांतर जो है वो बढ़ेगा, ताप का अंतर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? अपने यहां देखो बढ़ गया, यदि यहां ध्रुवों पे पहुंच जाओगे तो यहां और ही बढ़ जाएगा। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, ताप का अंतर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो तापांतर बढ़ेगा, यहां पे इसका उत्तर यही होगा। बाकी मैंने जो आपको ये अपने क्या कहते हैं वायुदाब वाली और वो क्लासेस करवाई है ना, उसके अंदर ये बहुत अच्छे से करवाया। चलिए भैया अगला प्रश्न, निम्न में से
प्राकृतिक विभागों तथा उनकी जलवायु को सुमेलित कीजिए। चलिए अब इसमें है ना, इसमें एक ऑप्शन अपने थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तब आपने सही आएगा। इसकी जगह क्या करना है पता है, इसकी जगह करना है शुष्क, ये मिस टाइप हुआ है, तब आपके सही प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब प्रश्न सही है। अब देखो, एक तो मैच करना है पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल और मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। अब मैं बताऊं सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले जो अपन को बहुत इजी लगता है उसको ढूंढो, यानी कि पश्चिमी मरुस्थल। अपन को पता है, सभी को पता है कि ये कैसा है, ये है शुष्क, यानी कि इसका तो नंबर हो गया पूरा। उसके बाद में झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और झालावाड़ कैसा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, तो ये पठार है, तो यहां से ये पठार के यहां से ये अति आर्द्र। अब आपके बहुत आसान हो जाएगा, पीछे बचे दो। तो यहां ये जो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ मक्के वक्के ज्यादा उगते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ की जलवायु हमेशा उपाद्र जलवायु पाई जाती है, जिसे स्टेपी जलवायु भी कहते हैं। ठीक है ना, स्टेपी वनस्पति पाई जाती है यहाँ। तो ये पहाड़ी क्षेत्र यानी अरावली वाला क्षेत्र है, तो अरावली वाले क्षेत्र के अंदर अपन को उपाद्र। पीछे बचा ये, इस तरीके से आपको वहां पे भी मिलान करना आना चाहिए। इस तरीके से मिलान करना सीख जाओगे ना, तो मैं 100% कह रहा हूं आप आने वाले एग्जाम के अंदर किसी न किसी एग्जाम में टांका भिड़ाई दोगे। ठीक है, निकल जाएगा। चलो भाई, निम्न में से, रिकॉर्ड तो हो रही है, निम्न में से राज्य के किस शहर में सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? ऐसे सवाल जो आते हैं ना, लगते आसान है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे कम तिरछी यानी कि सीधी, सबसे कम तिरछी यानी कि सीधी पड़ती है, तो अपन को पता है राज्य के दो ऐसी जगह है, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। ठीक है, यहां से क्या होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा निकलती है, तो कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, और तिरछी कहां पड़ेगी, बिल्कुल ऊपर की तरफ गंगानगर की साइड तिरछी पड़ेगी। तो यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा में से कर्क रेखा निकलती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से डूंगरपुर आएगा। लगभग कर्क रेखा जो है ये दो अपने जिलों से निकलती है, और लगभग बताते हैं कि 26 किलोमीटर ये यहां से निकलती है। यदि भारत की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से निकलती है। अब ये ट्रिक बताई हुई है आपको, बार बार मेरे को नहीं लगता बताने की आवश्यकता है ना, मंगू रामजा छतरी में वो वाली ट्रिक है, सबकी अलग अलग बनी हुई है इसमें, और ये हमेशा ट्रिक से याद किया जाता है। तो अपने राजस्थान में से मकर नहीं निकलती, ये ध्यान रखना, अपने राजस्थान में से निकलती है कर्क रेखा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां पे सीधी पड़ती है सूरज की किरणें, तिरछी पड़ेगी गंगानगर के अंदर। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा है, कम तिरछी यानी कि सीधी, तो यहां पड़ेगी डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, चलो भाई, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? अब देखो, गर्मी भी पड़ती है, ऐसे तो सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंडा और सबसे ज्यादा गर्म कहे तो चूरू जिला है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान का पूछा है, तो ठंड क्यों ज्यादा पड़ती है? ठंड भी ज्यादा पड़ती है वहां। जैसलमेर हम गए थे, हम भी सर्दियों में गए थे, सुबह सुबह, मतलब मारवाड़ी में क्या कहे, कौकड़ी जाम होगी। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा सर्दी। ठीक है, तो यहाँ पे सर्दी ज्यादा पड़ने का क्या कारण है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा। देखो, बर्फबारी तो वैकुंठ, अब बात तो पक्की है, राजस्थान में बर्फबारी नहीं है। हाँ, ओले कभी गिर सकते हैं लेकिन बर्फबारी नहीं होती, तो ये तो है नहीं। हमेशा जो है एलिमिनेटर राउंड में चलो, यानी आप इसको क्या करो, यहां से काटना सीखो, तो वहां पे सही उत्तर निकल के आएगा। बर्फबारी हो नहीं सकता। वन क्षेत्र का अधिक होना, अब जैसलमेर साइड का वन क्षेत्र अधिक पड़ी हो, दोहरा धूड़ पड़ी है सब, है ना। अधिक वर्षा होना, होती नहीं है, फिर सीधा निकल जाएगा कि रेतीला धरातल होना। तो रेतीला धरातल, रेत जो होती है ठंडी भी जल्दी होती है और गर्म भी जल्दी होती है, इसलिए यहाँ पे सर्दी ज्यादा पड़ती है। आपको मैं तरीका भी बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको वहां एग्जाम में प्रश्न सही करने हैं। ठीक है, चलिए ये आगे वापस अपने फैक्ट। रेगिस्तान में उत्पन्न होते वाले भंवर कहलाते हैं। अब भंवर क्या होते हैं पता है ना, अभी आपके ये आया है, ये ऐसे, ये क्या चलता है, तूफान। ठीक है ना, भंवर अपा अटे है ना, मारवाड़ी भाषा में क्या, बुतेलियो, क्या बोलते हैं, बुतेलियो, बुतेलो। और यहाँ पे क्या लिखा, बम्बुलिया। वो बात एक ही है, बम्बुलियो कह दो चाहे बुतेलियो कह दो, कोतलियान बोतलियान सब लेन जाए वो, मतलब उससे क्या बच्चे डरते हैं कि भूत आयो, तो क्या बुतेलियो। ठीक है, राजस्थान में बहुत सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित होना, यानी कि वो मानसून जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में स्थित है
तो मानसून सीधा निकल जाता है, वर्षा नहीं होती है। तो यही इसका कारण है। राजस्थान में जुलाई माह में वायुदाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से गुजरती है? तो जालोर, पाली, अजमेर एवं टोंक। इसके पीछे जो है वायुदाब की बहुत बड़ी थ्योरी लगती है। तो यहाँ पे चूंकि रिवीजन क्लास है, अपन इसके अंदर इतनी ज्यादा गहराई में जाने से मतलब नहीं, स्टूडेंट जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रख लेना सीधा ही, ठीक है। बाकी मैंने उसके अंदर करवा रखा है विस्तृत क्लास के अंदर, और आगे भी कभी आएगा तब करवा दूंगा मैं। थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण जिन पवनों के अरावली के साथ समानांतर है वो है अरब सागरीय मानसून। देखो ये अब कौन सा नक्शा बना? अब राजस्थान का तो नहीं है ना, अब है भारत का, ठीक है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यहां नीचे से समझना, यहां पे दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है। ये पूरा जो अपने यहां राजस्थान के अंदर आता है ना, वो कौन सा मानसून आता है? वो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, ठीक है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की ही दो शाखाएं। ये ऐसे उठता है यहां से, ठीक है, ये ऐसे कोरियोलिस बल वगैरह प्रभाव करते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ता है। अब ये दो शाखा में बढ़ जाता है, एक तो हो जाती है अरब सागरीय शाखा और एक हो जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये अरब सागरीय शाखा जो है ये सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करती है यहां से, है ना। सबसे पहले तो वैसे तो केरल से होता है प्रवेश, 1 जून की डेट है वहां, उससे पहले भी अंडमान निकोबार में हो जाता है, ठीक है, वहां पे ये बंगाल की खाड़ी वाला प्रवेश कर जाता है। लेकिन अपने यहां राजस्थान में सबसे पहले जो शाखा प्रवेश करती है वो अरब सागरीय शाखा है। ये दो शाखा है, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की। है किसका भाग? दक्षिण पश्चिमी मानसून का ही भाग है। ये यहां से प्रवेश करती है, यानी कि आपको पूछा सबसे पहला कौन सा मानसून, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून तो है ही, उसके अंदर अरब सागरीय। फिर सबसे ज्यादा वर्षा करने वाला तो वो बंगाल की खाड़ी की है। क्यों? क्योंकि ये अरावली जो बीच में आएगी। अब देखो ये मानसून यहां से प्रवेश करेगा और ये सीधा ही निकल जाएगा, क्योंकि अरावली भाई साहब तो बीच में आड़ी दी कौन है, और यहां से ये जो आएगा फिर घूम के वो बरसेगा झूम के, ठीक है, क्योंकि ये आया है घूम के लेकिन अरावली जाने नहीं देगी, तो ये बरसेगा यहाँ पे झूम के, यानी कि बंगाल की खाड़ी वाला तो ज्यादा बारिश करेगा, अरब सागरीय वाला कम करेगा। ये थ्योरी जो है ना, समझो तो बहुत आसान, और नहीं समझो तो उलझ के रह जाओ कि दक्षिण पश्चिमी बता दिया, फिर ये तो पूर्व से आ रहा है, तो पूर्व से कैसे आया, ये क्या पूर्वइया है या क्या है, ये कभी फिर समझ में नहीं आता। इसलिए मानसून वाली जलवायु वाली मैंने जो क्लास दी थी वो देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से समझाया उसमें, है ना। यही चीज है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून इसकी दो शाखाएं हैं, ये घूम के आ रहा है और ये यहां से सीधा आ रहा है, आ जाएगी समझ में, ठीक है ना। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार अभी मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि वनस्पति को माना है। चलिए भैया आगे, राजस्थान में निम्न में से किस जिले से वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? विषमता मतलब है कि सबसे मतलब सर्वाधिक विषमता, यदि ये कहे कि सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पे, तो सीधा सीधा देखो अब उत्तर सामने आपको आ जाना चाहिए, बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर या बूंदी। कहां होती है सबसे कम? जैसलमेर। कहां होती है सबसे कम? जैसलमेर। तो विषमता के अंदर भी जैसलमेर। चलिए भाई, राजस्थान की अधिकतम वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? आ गया वही सवाल जो मैंने आपको थ्योरी समझाई पूरी की पूरी। अब देखो, पूर्वी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी हवाएं, या इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न जो मैंने थ्योरी बताई आपको, ठीक है ना, ये प्रश्न उसी थ्योरी पर है। अब यदि कोई ये माने कि ये तो दक्षिण अरब सागर को दक्षिण पश्चिम मत मानना कभी भी, पूरा बंगाल की खाड़ी वाला भी दक्षिण पश्चिमी मानसून ही है, ठीक है। ये शाखा अलग अलग बढ़ जाती है, लेकिन ये यहां से जो उठता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी ही है, ठीक है ना। और मानसून और इन शब्दों की, मौसम वगैरह इन शब्दों की खोज अरबी यात्रियों ने, अरबी नाविकों ने की है। मानसून की खोज तो हिप्पोलस ने की है, जो अरबी नाविक था, ठीक है। और मौसम, मौसिम शब्द से बना है अरबी शब्द, जिसका अर्थ होता है हवाओं का अचानक पलटना। ऐसे क्यों बदलते हो? मौसम की तरह, मौसम कभी भी बदल सकता है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर क्या होगा? पूर्वी हवाएं नहीं, पश्चिमी विक्षोभ नहीं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ तो शीतकालीन वर्षा कराता है, थोड़ी बहुत होती है। यहां पे जो है वो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं। और क्यों है? क्योंकि ये दोनों शाखाएं इसी की है और इसी के कारण वर्षा होती है, ठीक। चलो भाई, ये हो गया था, क्या होना है? अच्छा, 40 मतलब 40 क्या रहे वो, क्या कह रहा था मैं?
हाँ, अभ्यास प्रश्न आप लोगों को 15 वापस ऐप में दिए हैं, 40 रुपए उसका शुल्क रखा है, बिल्कुल, क्योंकि मेंटेनेंस हमें निकालना होता है। यदि हमारे पेड कोर्स होते तो हम उस मेंटेनेंस को भी नहीं लेते, क्योंकि हमारा मेंटेनेंस वहां से निकल जाता। हो सकता है कहीं कोचिंग या कोई संस्था आपको अभी इस समय फ्री दे सकती है, देना भी चाहिए, लेकिन उनके पीछे कारण है कि उनका कहीं ना कहीं कोई पेड कोर्स रनिंग चल रहा होता है या चले हैं, तो उनका वहां से हो जाता है। लेकिन मैं तो देखो सीधा सट कहता हूं कि ये बात है, क्योंकि 2 महीने पहले एक्सपायर हो गया, डेटा क्लियर कर दिया था, फिर से टाइप करवाए, फिर से बनवाए, फिर से दिए, तो ये रखा है। उसमें भी जीएसटी हम पे कर रहे हैं, हमारे से जितना हो सकता है उतना किया, जीएसटी आपसे नहीं ले रहे हैं, 40 रुपए के अंदर ही दे दिए 15 मॉडल पेपर पूरी पूरी फुल व्याख्या के साथ। तो जिसको अभ्यास करना है वो ज्वाइन कर सकता है। यदि आवश्यकता महसूस नहीं होती तो देखो क्लासेस तो मेरी कंटिन्यू चल ही रही है, तो यहां से भी अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है, सारे ऑप्शन है आपके पास में, आपको निर्णय आपको लेना होता है। ठीक है, चलिए, राजस्थान की अधिकतम वर्षा किन मानसूनी पवनों, अरे वो तो होगो ना। अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? तो सर्वाधिक आंधियां देखो, सबसे ज्यादा मान सम्मान सबसे ऊपर वाले बात ऐसी कोई भी होती है तो उसके आगे श्री लगता है, तो सबसे ज्यादा आंधी अभी श्री लगेगा, वही जाएगी श्री गंगानगर। बताते हैं कि यहाँ पे 27 मतलब सीजन की 27 आंधियां, दिन की 27 आया तो जी नहीं सके, सीजन की 27 आंधियां, और सबसे कम जो है वो झालावाड़ के अंदर। यहां तो बताते हैं कि 3 ही होती है। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, कोपेन के अनुसार BWHW प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? सी, बढ़िया तरीका बताओ ने याद रखने का। कोपेन में देखो क्या क्या शब्दावली आएगी, एक तो ये आएगा, ये BWHW, ठीक है, एक आएगा BSHW, एक आएगा CWG और एक आएगा AW। ठीक है, AW। अब इसमें क्या है, ज्यादा प्रेशर दिया किसी के ऊपर, WW, तो वो क्या है, साइड में चला गया एकदम जैसलमेर की साइड में, और जैसलमेर में मतलब यूं है कि खाली W ही मिली, पानी मिले कौन, क्यों बरसात नहीं होती, तो सिर्फ W लेके ही घूमना है वहां, तो 2 W है। ठीक है, तो ये चला जाएगा मतलब किस तरफ, बिल्कुल इधर। फिर एक W जिसके पास में रहा है वो थोड़ा सा इसके इधर, CWG, जी का मतलब ध्यान रखना कि गंगा, और गंगा क्या थी, नदी, और नदी कहां होगी, जहां पे होंगे मैदान, नदी होगी वहां क्या होंगे, मैदान, तो मैदानी भाग के आगे लगेगा ये जी। और AW, ये तो राजस्थान के सबसे निचले वाला जो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा और ये वाला क्षेत्र है, ये तरीका है बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छी तरीके से याद रखने के लिए। तो यहां पे देखेंगे अपन जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, यानी 2 W है, प्रेशर ज्यादा डाला है इधर, सिर्फ घूमो क्या, W लेकर, वहां पे पानी मिलना नहीं है, W लेके घूमो। तो यहाँ पे ये उत्तर क्या हो जाएगा, जैसलमेर, भी ये वाला जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। मैं आपको पूरा बताऊंगा अभी, है ना, कोपेन की थ्योरी पूरा बताऊंगा अभी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर, चलिए पहले तो अपन स्थिति देखें कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, ये स्थिति है। ठीक है, ये स्थिति है, ये न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व होती, यानी कि दक्षिण पूर्व, फिर ये क्षेत्र हो गया, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व ही, यानी कि स्थिति होती ये। ठीक है, ये स्थिति होती, और ये है राजस्थान, ये मान के चलो ये है राजस्थान। तो राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता, जब आपके दिमाग में इमेजिन करोगे आप, तभी आप उसके उत्तर तक पहुंच जाओगे। ऐसे प्रश्न जो कंसेप्चुअल है आपको सोचना पड़ता है। ठीक है ना। अब क्या है, राजस्थान के अधिकांश भागों में भारी वर्षा होगी, राजस्थान में कहीं भी वर्षा नहीं होगी, राजस्थान में मिट्टी अम्लीय हो जाएगी या वनों का हाउस होगा। देखो ये 2 चीजें तो होगी नहीं, वर्षा से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान के अधिकांश भागों में भारी वर्षा होती या होगी, मतलब ठीक है। अब क्योंकि अब ये यदि ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो अरब सागर ये जो पहले प्रवेश कर रहा है वो समानांतर निकलेगा ही नहीं, तो पूरे राजस्थान के अधिकांश भागों में वर्षा ज्यादा होगी। जो मान लो बच गए इस तरफ वाले, तो बंगाल की खाड़ी वाला आके जबेड़ ठोक देगा यहां से, वहां से आएगा घूम के और बरसेगा यहां झूम के। ठीक है, तो ये यानी कि इसका उत्तर क्या आएगा आपके, राजस्थान के अधिकांश भागों में भारी वर्षा होगी। ठीक है ना, कहीं भी वर्षा नहीं होगी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अरब सागर ये मानसून निकलेगा तो इसी रास्ते से जाएगा कहां भैया, आगे अरावली खड़ा है। ठीक है, तो यहां पे ये इस तरीके से ध्यान रखना। चलिए अब देखो प्रश्न ऐसे भी आते हैं,
ये चित्र वाले प्रश्न भी आ जाते हैं और ऐसे आ जाए मजा आ जाए वास्तव में, क्योंकि आपको तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, आपने क्लास देखी, आपके गलत होगा नहीं और बाकी के गलत होगा तो फिर वो क्लास देखेंगे आके। राजस्थान के मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेश को 1 2 3 4 से अंकित किया है। देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। नीचे दी गई क्रमावली में इसका सही अनुक्रम पहचानिए, ये दे रखा है ऑप्शन, इसमें सही पहचानना है। अब मैंने आपको बताया था अभी कि 2W जहां है, प्रेशर ज्यादा डाला है तो सिर्फ W लेके घूमना है, वहां पे पानी मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे 2W डाला है तो यहां से सबसे साइड में ये 2W वाला ऑप्शन ये रहा, देखो सबसे पहले यही ऑप्शन और आपके उत्तर निकल जाएगा। फिर इसके पास में 1W वाला यानी 2 नंबर में BSHW, फिर रहा G यानी गंगा, गंगा यानी नदी, नदी यानी मैदान, तो मैदानी भाग जो है वो आ जाएगा CWG। और यहाँ पे पीछे बचा AW, तो यहाँ पे देखो 2 खाने स्पेशली राजस्थान के नक्शे में है, एक जगह A फिट हो जाएगा, एक जगह W फिट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को अपन ने ऐसे चुटकियों में याद कर लिया, कहीं किसी को परेशानी नहीं हुई, ठीक है। चलिए तो इसको अब सेव करना पड़ेगा, 20 स्लाइडें होंगी पूरी। चलो भाई, तो क्लासेस कितनी फायदेमंद है, आनंद आ रहा है या नहीं, या रिवीजन व्यवस्थित तरीके से हो रहा है या नहीं, ये थोड़ा सा कमेंट करके बता देना। ये क्लासेस जूनियर अकाउंटेंट, फर्स्ट ग्रेड, पटवारी सभी के लिए फायदेमंद है, ठीक है। और 40 दिन इतनी शानदार अपने क्लासेस, ये ऐसी क्लासेस तो मैं रोज ले सकता हूं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फिर हमारे को बताने का बहुत सारी चीजें होती है, सब्सक्राइबर भी तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन बच्चों के पास जो कंसेप्चुअल क्लासेस जानी होती है ना, जिस तरीके से मैं देता हूं पूरे पूरे कोर्स, जैसे पेड कोर्सेज होते हैं उस तरीके से मैं कोर्स करवाता हूं, वो क्लासेस कहीं भी पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलती है इस तरीके से क्रम वाइज, इसलिए मैं उन्हें करवाता हूं पहले, और जब जरूरत पड़ती है तब ऐसी क्लासेस भी आप लोगों को दी जाती है। यानी कि ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, फायदा आप लोगों को उठाना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन इस थ्योरी पे। अच्छा वो कहां गया अपना W शक्तिमान, चलिए 1 मिनट, इसका इलाज मुझे पता है। हाँ आ गए भाई। अब देखो, अब अपन ने अभी कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा ही है, और ये स्लाइड ये बहुत काम आने वाली है आपके, और मैं स्क्रीनशॉट लेने भी दूंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, पूरा नक्शा, और इसमें से प्रश्न बनेगा ना तो फिर स्क्रीनशॉट मैं डालूंगा, ठीक है। अब देखो, अब यही चीज BWHW, इसके अंदर क्या आएगा, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र, क्या आएगा, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, यानी कि देखो जैसलमेर आ गया, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तर पश्चिमी जोधपुर और चूरू का कुछ भाग आ जाओ नक्शे में, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर का थोड़ा सा कुछ भाग आ रहा है, चूरू का थोड़ा सा कुछ भाग, बिल्कुल सही व्यवस्थित दे रखा है, ठीक है। फिर आ गए BSHW पे, ये क्या है, अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, मैंने अभी आपको बताया भी था अरावली पढ़ाई तब कि स्टेपी जलवायु कहते हैं। तो ये गग्गर बेसिन आ गई, इसके अंदर शेखावाटी आ गई, यानी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, नागौर और गोडवाड़, अरावली का पश्चिमी भाग, गोडवाड़ के अंदर हमने पाली, जालोर, सिरोही वाला भाग है। तो ये देखो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, सिरोही, ठीक है, ये आ गया मतलब नागौर तो है ही पूरा, और ये क्षेत्र कहलाता है गोडवाड़, ठीक है, ये आ गया। CWG, जी यानी गंगा क्या है, नदी, नदी यानी मैदान। अब देखो उपाद्र शीत जलवायु, इसमें क्या है, पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग, यानी कि ये पूरा मैदानी क्षेत्र, देखो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, ये मैदानी भाग है पूरा, ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। पीछे बचा AW, इसमें क्या है, उष्ण कटिबंध आर्द्र अति आर्द्र भाग है, ये आएंगे इसमें दक्षिणी, इसका राज्य का दक्षिणी भाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, ये देखो झालावाड़ आ गया इसके अंदर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर का कुछ भाग है। इस तरीके से ये कोपेन का वर्गीकरण पूरा का पूरा यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको आइडिया जो है बिल्कुल ट्रिक के साथ में बता दिया, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। चलिए अब अगला बताता हूं मैं आपको, त्रिवार्ता। त्रिवार्ता का जो वर्गीकरण है ना वो वर्षा पे आधारित है। सबसे पहले तो क्या ध्यान रखोगे, इसने किस पे आधारित दिया है, वर्षा पर आधारित है, वनस्पति भी है लेकिन वर्षा पे ज्यादा आधारित है। यह आधार यहाँ वनस्पति लिखा है ना, इसको वर्षा करना, वर्षा पे आधारित है। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका भी, फिर मैं बता देता हूं आपको। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें क्या था, आपने वहां से एक W हटा दिया, देखो BWHW था ना,
तो उस HW को हटा के यहां पे क्या कर दिया, सिर्फ BWH किया है। यहां पे BSHW था, यहां से भी एक W हटा दिया, याद रखने के लिए आसान है। ठीक है, AW रखा है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र थोड़ा सा AW का यहाँ पे बड़ा मतलब AW का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा यहाँ पे वाइड कर दिया, यहां तक है ये। ठीक है, और यहाँ पे ये CWG की जगह CAW ले लिया और इसमें से मैदानी भाग वाला थोड़ा सा यहाँ पे ले लिया। अब जिले जो है ये इसके साथ में देख लेना। यदि इसमें पूछे इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा भाग इसके अंदर BSH है। ठीक है, उष्ण एवं अर्ध उष्ण स्टेपी क्षेत्र, ये सबसे ज्यादा है। अब देखो इसके आगे और भी बढ़िया तरीके से, और दिल खुश हो जाएगा आपका। देखो इसमें हमें जो है काफी सारे एफर्ट लगते हैं, सर्च करना पड़ता है बहुत सारी चीजें, और बहुत सारे तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से क्लासेस बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, सीधी याद हो जाएगी। अब इसको तो और ही बांट दिया है। ये कौन सा है, ये है थॉर्नवेट। ये किसका वर्गीकरण है, यहां पे लिखा हुआ, अच्छा लिखा हुआ नहीं है तो ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है थॉर्नवेट का वर्गीकरण। ये थोड़ा सा उससे अलग है ना, क्योंकि इसके शब्द जो देखोगे ना इसमें वो भी अलग है। कॉपेन और त्रिवार्ता तो लगभग समान है, लेकिन ये 1931 में इसने दिया था थॉर्नवेट ने, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें देखो EAD, ठीक है, EAD के अंदर अब ये राजस्थान के भाग को पूरे अलग ही बांट दिए। इसमें उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर और दक्षिण पश्चिमी बीकानेर आ गया। फिर DBW, ठीक है, इसके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू ऊपर वाला क्षेत्र DBW। बीच वाला जो सबसे ज्यादा है वो DAW है। ठीक है, इसके अंदर जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, टोंक, ये दौसा वगैरह, ये वाला क्षेत्र, ये सर्वाधिक है इसके अंदर। और फिर बचा CAW जो नीचे वाला क्षेत्र है, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा तो है, लेकिन उदयपुर का भी कुछ भाग है, झालावाड़ और बारा तो है, लेकिन कोटा का भी कुछ भाग है। और इस तरीके से आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें याद हो जाएगी, जो याद करने में चुनौती बनी हुई होती है। तो स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया वो भी ले लेना, और निश्चित रूप से ये क्लासेस फायदेमंद आपके रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ सुबह जो करंट की क्लास दी थी उस क्लास को चूकना मत, निश्चित रूप से सवाल वहां से बनने ही बनने हैं। तो और कल भी करंट की फरवरी की जो बची हुई क्लास है वो दूंगा, और शाम तक कोशिश करूंगा कि ऐसी ही ऑब्जेक्टिव की साथ साथ आपको क्लास दी जाए। क्लास कैसी है कैसी नहीं है वो आप बाद में कमेंट करके बताते रहना। मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी के साथ में पूरी कर रहा हूं। आप लोगों का अब मतलब कैसे रिवीजन करते हो कैसे नहीं, ये अब जहां तक देखो प्रयास की बात है तो प्रयासों में हम जो है पीछे नहीं रहते। और निश्चित रूप से विद्यार्थियों ने यहां से पढ़ा है और रिवीजन भी बेहतर तरीके से करके शानदार पेपर वापस करके आएंगे। देखो चुनौतियां आई है, चुनौतियों से लड़ेंगे और लड़के फिर जीतेंगे। बस यही थ्योरी है अपनी। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।